नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी जननी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए जननी। सुचित्रा की 16वीं सालगिरह का जश्न चल रहा था। हॉल उसकी सहेलियों से भर गया था। गीतों की स्वर लहरियां और खिलखिलाहट छन छन कर मुझ तक पहुंच रही थी। गीतों के स्वर और शब्द दोनों ही अपरिचित थे, पर हंसी की भाषा तो सब जगह एक सी होती है, वही मन को बांध रही थी। उस आनंदोत्सव में शामिल होने का मन हो रहा था, पर संकोच के मारे कमरे में बैठी हुई थी। बच्चों के बीच यूं औचक पहुंच जाना पता नहीं यहाँ की संस्कृति में जायज़ है कि नहीं। मेरी देसी हरकत से माँ बेटी कहीं शर्मसार न हो जाएं, यही सोचकर कमरे में बैठी रही। तभी बहू विनीता कमरे में आई और बोली, मम्मी जी बाहर चलिए ना, केक कट रहा है। मैं तो इस बुलावे की प्रतीक्षा ही कर रही थी। तुरंत उठी, अलमारी में रखा बटुआ निकाला, उसमें रखी मखमल की डिबिया लेकर बाहर आ गई। यह तोहफा इसी दिन के लिए सहेज कर रखा था। मेरे बाहर पहुंचते ही तालियों की गड़गड़ाहट के साथ केक काटा गया। सब ने मिलकर हैप्पी बर्थडे टू यू गाया और फिर एक दूसरे को केक खिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। स्वीटी, दादी को प्रणाम करो, विनीता ने कहा तो सुचित्रा दौड़कर मेरे पास आई और झुककर मेरे पैर छू लिए। मैंने उसका माथा चूमकर आशीर्वाद दिया और वह मखमली डिबिया उसे पकड़ा दी। ओह हाउ क्यूट! डिबिया खोलते ही वह किलक पड़ी और वह बूंदे उसने सबको दिखाए। उसकी सहेलियां पास में सिमट आईं और वह उपहार देखने लगीं। उसने परिचय करवाया, माय ग्रैंड मदर। सबने हंसकर पलकें झपकाकर मेरा अभिवादन किया। तभी एक कन्या ने आकर मेरे पैर छू लिए और शुद्ध हिंदी में कहा, दादी प्रणाम। इंडियन हो? मैंने उसकी ठोड़ी छूकर पूछा, क्योंकि केश विन्यास और वेशभूषा उसकी एक सी ही लग रही थी। जी, मैं अमृता श्रीवास्तव। श्रीवास्तव कहते हुए उसे थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मुझे हंसी आ गई तो वह भी हंस दी। हंसते हुए उसके गालों में गड्ढे पड़ रहे थे। मैंने कहा, अमृता ही काफ़ी है, बड़ा प्यारा नाम है और तुम्हारे ये डिम्पल भी बहुत प्यारे हैं। वह शर्मा गई। उसकी वह हंसी, वह डिम्पल्स, वह शर्माना, मन में कुछ कौन सा गया। पूछना चाहती थी कि इंडिया में कहाँ रहती हो, पर मौका ही नहीं मिला। उसी समय किसी गेम का ऐलान हुआ और वह दौड़कर सहेलियों में जा मिली। उसका चेहरा रात भर मुझे हॉन्ट करता रहा। शायद वह एकमात्र भारतीय चेहरा था इसलिए, या कि बहुत सुंदर था इसलिए, पता नहीं। सुबह सुबह मुझे इसका इल्हाम हुआ। विनीता, चाय पीते हुए मैंने कहा, स्वीटी की उस भारतीय सहेली को देखकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। वह चेहरा बेहद जाना पहचाना सा लग रहा था। सुबह याद आया कि वह मेरी एक सहेली के चेहरे से मिलता जुलता है। ज़रूर यह उसकी बेटी होगी। विनीता हंसने लगी। मम्मी जी, उसकी माँ आपकी सहेली कैसे हो सकती है? वह तो मेरी हम उम्र है। हाँ, उसकी दादी नानी आपकी सहेलियाँ हो सकती हैं। मैं बुरी तरह झेंप गई। बुढ़ापे में ऐसा ही होता है ना, मन बार बार पीछे की ओर ही दौड़ता है। वही बातें याद आती रहती हैं, पर बात आई गई हो गई। 10-12 दिन बाद की बात है। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि विनीता चहकती हुई कमरे में दाखिल हुई। मम्मी जी, आपसे मिलने कौन आया है देखिए। अमृता की मम्मी। और आपको इम्प्रेस करने के लिए देखिए कैसी ट्रेडिशनल बहू बनकर आई है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसे देखा और धक्क से रह गई। उस दिन बिटिया में तो बस झलक देखी थी, यह तो साक्षात रेणुका मेरे सामने खड़ी थी। मैं अपने अचरज से उबरती
तब तक वह मेरे पैरों में झुक गई थी। मैंने उसे उठाया और अपने पास पलंग पर बिठा लिया। लाल चौड़े पाड़ की कलकत्ता साड़ी, बड़ा सा जूड़े में चांदी का बेड़ी फूल, माथे पर बड़ी सी बिंदी और हाथ भर चूड़ियाँ। बड़ी सुंदर लग रही हो बेटा। नाम क्या है तुम्हारा? आशा। आशा पूर्णा। वाह, बड़ा प्यारा नाम है। आशा पूर्णा जी को पढ़ा है कभी? मम्मी पढ़ती थी, इसलिए यह नाम दिया है। एक कारण और है, 12 साल बाद ही सही मेरे रूप में मम्मी की आशा पूर्ण जो हुई थी। मैं कुछ पूछती इससे पहले ही उसने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आई हुई हैं। उस दिन अमृता ने बताया। बहुत एक्साइटेड थी। दादी उसका वीक पॉइंट है। अपनी दादी से बहुत अटैच्ड है। वे लोग आते जाते रहते होंगे। बस एक बार आए थे। इतना लंबा सफ़र अब उन लोगों से होता नहीं है। सफ़र तो वाकई बहुत लंबा है, आदमी पस्त हो जाता है। जब भी आई हूँ बहुत हिम्मत जुटाकर आई हूँ, पर अब लगता है यही आखिरी ट्रिप होगी। इन लोगों से कह दिया है, जब भी मिलने का मन हो तुम लोग ही आ जाया करो। यह सफ़र अब मेरे बस का नहीं है। इसीलिए तो साल 1.5 साल में हम ही लोग एक चक्कर लगा लेते हैं। ससुराल कहाँ है तुम्हारी? बरेली, उत्तर प्रदेश। और पीहर? जमशेदपुर, बिहार। अब तो झारखंड हो गया है। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? वह चौंकी पर जवाब दे दिया, जी प्रेमलता। और ननिहाल कहाँ है तुम्हारी? जी बरौनी, उत्तर प्रदेश। उसने जवाब देते हुए विनीता की ओर देखा। मैंने देखा, विनीता अजीब निगाहों से मुझे घूर रही थी। फिर सहज भाव से बोली, आशा बुरा मत मानना, तुम्हारी बिटिया में मम्मी जी को अपनी एक सहेली की झलक दिखाई दी, इसीलिए इतने सवाल पूछ रही हैं। मम्मी जी कहती हैं कि दुनिया में एक साथ 7 चेहरे एक जैसे होते हैं। जानती हूँ रे, पर आदत का क्या करूँ। कोई भी भारतीय चेहरा दिखाई देता है तो मैं रिश्ते तलाशना शुरू कर देती हूँ। आशा बिटिया, तुम मेरी बात को सीरियसली मत लेना। हम हिंदुस्तानियों का स्वभाव ही होता है। 4 घंटे का रेल का सफ़र होता है, तब भी हम साथ वाले की 7 पुश्तों का इतिहास पूछ लेते हैं। बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर हम लोग बैठकर बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में बात करते रहे, त्योहारों की चर्चा करते रहे, लोकगीत खंगालते रहे, मुहावरों के अर्थ ढूंढते रहे। 2 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। उसके बाद आशा से कई बार मुलाकात हुई, कभी मॉल में, कभी मंदिर में, कभी किसी पार्टी में। वह मुझसे आदर भाव से मिलती रही, मैं सामान्य भाव से बतियाती रही। फिर पुरानी बातों को दोहराने का मैंने पागलपन नहीं किया। मेरी वजह से घर वालों को संकोच हो, यह अच्छा नहीं लगता। मेरी अमेरिका यात्रा अपने आखिरी छोर पर आ पहुंची थी। बच्चों के बीच 4 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। रहने को तो 2 महीने और भी रह सकती थी, पर ये 2 महीने मुझे कनाडा वाली बिटिया को भी देने थे। उसके लिए दोबारा मैं इतनी दूर नहीं आ सकती थी। वैसे भी मैंने तय कर लिया था कि यह मेरी अंतिम विदेश यात्रा है। दोबारा इतनी हिम्मत मैं जुटा नहीं पाऊंगी। बेटे ने मेरे लिए 2-3 हिंदी चैनल्स लगा दिए थे। दोपहर में देख लेती थी, अकेलापन नहीं खलता था। उस दिन ऐसे ही कोई सीरियल देख रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। यहाँ तो घंटी बजाकर कोई आता ही नहीं है। तीनों के पास अपनी चाबियाँ हैं। नौकर चाकरों का तो सवाल ही नहीं है। डाकिया भी डाक लेटर बॉक्स में डालकर चला जाता है। कोई खास डिलीवरी होती है तो ही बेल बजती थी। कुछ असमंजस में ही मैंने दरवाज़ा खोला और चकित रह गई। क्षण भर तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। वह भी थोड़ी असहज हो आई। बोली, सॉरी आंटी, इन कपड़ों में आपके सामने आते बड़ा संकोच हो रहा था, पर घर चली जाती तो आलस आ जाता, इसीलिए ऑफिस से सीधे चली आई। अच्छा किया बेटा, और संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अब ये कपड़े देखने की आदत हो गई है, और सच कहूँ इन कपड़ों में भी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वह शर्मा गई।
फिर दिल में एक घंटी सी बजी। ऑफिस से आई हो तो पहले एक एक कप चाय हो जाए। मैंने कहा, आंटी चाय मैं बनाती हूँ। मैंने मना नहीं किया। बहू रानी की अति आधुनिक रसोई में कुछ भी बनाते मुझे डर लगता है। बस दोपहर की चाय भर बनाती हूँ मैं। चाय पीते हुए मैंने कहा, तुम्हारा ऑफिस जल्दी छूट जाता है क्या? विनीता का तो। आंटी मैं हाफ डे लेकर आई हूँ। पता चला आप वापस जा रही हैं। सोचा मिल आऊँ, पता नहीं फिर कब मिलना हो। अच्छा किया बेटे, बहुत अच्छा किया। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था कि वह मेरे लिए इतना समय निकाल कर आई है। और बस इसके बाद हमारे बीच एक मौन पसर गया। कुछ देर मैं प्रतीक्षा करती रही। फिर मैंने पूछा, बड़ी चुप चुप हो, क्या बात है? हिम्मत जुटा रही हूँ आंटी, आपसे एक बात कहनी थी, पर आप किसी से कहिएगा नहीं, विनीता से भी नहीं। निश्चिंत रहो बेटा, वैसे ना कहना चाहो तो मुझसे भी मत कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, आपसे तो कहना ही है, इसीलिए तो आई हूँ, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। फिर वह एकाएक बोल उठी, आंटी आई एम एन एडॉप्टेड चाइल्ड। मतलब? सब कुछ समझने के बावजूद मैंने अपना आश्चर्य छुपाने के लिए प्रश्न कर लिया। मुझे गोद ले लिया गया था। कब? मैं बहुत छोटी थी तब तो तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, बस मम्मी पापा का प्यार दुलार ही याद है। मुझे उन्होंने राजकुमारियों की तरह पाला था। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मांगने पर मुझे नहीं मिलती। सच तो यह है कि मांगने की ज़रूरत नहीं थी, उससे पहले ही सब कुछ हाजिर हो जाता था। बड़ा ही सुखी संपन्न बचपन था मेरा। काश मैं कभी बड़ी ही न होती। तुम्हें कब पता चला? यूँ तो मम्मी मुझे रिश्तेदारों से बचा कर ही रखती थी, फिर भी कभी न कभी सामना हो ही जाता था। तब उनकी खुसुर फुसुर से मैं बेचैन हो जाती थी। उनकी नज़रों का कौतूहल मुझे असहज कर देता था। मैं जब 12 साल की हो गई तो मेरी आया बाई ने कहा, मैडम अब बेबी को छोड़कर मत जाया करो, ज़माना बहुत ख़राब है। रिश्ते की एक शादी में शिरकत ज़रूरी थी। मम्मी मजबूरन मुझे लेकर गईं। वहाँ उनकी एक दूर की बहन अरसे बाद उन्हें मिली। देखते ही बोली, प्रेमा, ये वही लड़की है ना? मम्मी जब तक उन्हें आंखों से बरसती वे आधा वाक्य बोल चुकी थी। मम्मी का इशारा पाकर सुर बदलकर बोली, कितनी बड़ी हो गई है ना? मम्मी एकदम बिफर गई। तो बड़ी नहीं होगी क्या? 12 साल बाद मिलोगे तो बिटिया क्या उतनी सी ही बनी रहेगी? जानती हो लड़कियां जल्दी बढ़ती हैं। वहाँ से लौटकर मैं एकदम गुमसुम सी हो गई थी। लोगों का अजीब निगाहों से घूरना और खुसुर फुसुर करना अब समझ में आ रहा था। अब समझ में आया कि मम्मी मुझे रिश्तेदारों से दूर क्यों रखती थी। 2-3 दिन तक मैं गुमसुम बनी रही। मैंने खाना छुआ तक नहीं। मम्मी पापा परेशान हो गए। मेरी एक ही जिद थी, मुझे सच बताया जाए। पापा बोले, तुम्हें एक दिन सच्चाई बतानी ही थी। हम सिर्फ ठीक समय का इंतज़ार कर रहे थे, तो चलो आज ही सही। यह सब सुनने समझने सहने की तुम्हारी उम्र नहीं है, पर मजबूरी है। सब कुछ सुनाने के बाद मम्मी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ जन्म नहीं दिया है, बाकी वह सब दिया है जो मैं दे सकती थी। और हमारे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा है, इत्मीनान रखो। पापा बोले, देखो सिर्फ जन्म देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, असली बात है परवरिश, अच्छी परवरिश। हमने तुम्हें वही देने की कोशिश की है और करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि तुम ऊंची से ऊंची तालीम पाओ और जीवन में खूब तरक्की करो। हम तो यह बात भूल ही चुके हैं कि तुम्हें हमने जन्म नहीं दिया। तुम भी भूल जाओ। जिन बातों को याद करने से दुख होता हो उन्हें भूलना ही बेहतर है। तुम भी यह सब भूलकर अपनी दुनिया में लौट आओ। खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है। उसे खुशगवार बनाने की कोशिश करो। और तुम जानती हो तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है।
पापा की इस समझाइश के बाद भी मेरी उदासी दूर नहीं हुई। मैं अपने आप को एकदम बहुत अकेला अनुभव करने लगी थी। आखिर एक दिन मैंने मम्मी पापा से कह दिया, अगर आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। बोलो, क्या चाहती हो? प्लीज़ मुझे एक भाई ला दीजिए। वे दोनों जैसे आसमान से गिरे। फिर थोड़ी देर बाद पापा बोले, इसका मतलब समझती हो? वह आने वाला तुम्हारे प्यार में भी हिस्सेदार होगा और जायदाद में भी। होने दीजिए पापा, जिनके यहाँ 4 बच्चे होते हैं वहाँ भी प्यार बँटता है और पैसा भी। फिर भी उन लोगों में एक रिश्ता तो होता है। मैं भी यही चाहती हूँ। कल को आप लोग नहीं रहेंगे तो कोई तो होगा जो मेरा अपना होगा। मम्मी पापा आज फिर से मुझे देख रहे थे। उन्हें ही नहीं, मुझे खुद लग रहा था कि इन 10-15 दिनों में मैं एकदम बड़ी हो गई हूँ, अपनी उम्र से आगे निकल गई हूँ। 1.5-2 साल इसी ऊहापोह में निकल गया। फिर उन्हें भी मेरी बात में तथ्य नज़र आया होगा। वे भी सोच रहे होंगे कि कल को मेरी शादी के बाद वे लोग एकदम अकेले पड़ जाएंगे। फिर उन्होंने 4 साल का एक प्यारा सा बच्चा गोद ले लिया। मम्मी बोली कि अब इस उम्र में बहुत छोटे बच्चे की साज संभाल मुझसे नहीं होगी। इस बच्चे को एक तरह से मैंने ही पाला है। पूरे 10 साल छोटा है मुझसे, पर वह मेरे जीवन का केंद्र बिंदु बन गया था। स्कूल का समय छोड़कर मेरा खाना पीना, सोना जागना उसी के साथ होता था। एक अजीब बॉन्ड था हम दोनों में। लगता था पिछले जन्म में बिछड़े हम इस जन्म में पुनः मिल गए हैं। इस कहानी के बाद कमरे में एक सन्नाटा सा खिंच गया था। वह एकदम मौन हो गई थी। मुझे भी यह सब आत्मसात करने के लिए समय चाहिए था। मैं चाय बनाने के लिए उठ गई और थोड़ी देर को उसको अकेला छोड़ दिया। उसे चाय का कप पकड़ाते हुए मैंने धीरे से पूछा, तुम्हारे ससुराल वालों को यह मालूम है? मैंने शादी ही इसी शर्त पर की थी कि सामने वाले को सब कुछ सच सच बता दिया जाए। बाद में पता चलने पर मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप लगेगा तो मुझे सहन नहीं होगा। मैं तो शादी ही करना नहीं चाहती थी, पर मम्मी पापा का बहुत मन था कि उनके दरवाजे पर भी शहनाई बजे, बारात आए। फिर 2-3 रिश्ते कोई इसी कारण लौट गए, पर ये लोग तैयार हो गए। सास, ससुर और पति, बस तीनों को पता है। ससुर जी बोले, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर 10 तरह की बातें होती हैं। मेरी ननद को भी शायद पता नहीं है। तुम्हारे साथ उन लोगों का बर्ताव कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत प्यार दुलार और आदर मान देते हैं। इसलिए मैं भी उनका मन रखने का भरसक प्रयास करती हूँ। वहाँ जाती हूँ तो सीधे पल्ले की साड़ी पहनती हूँ, सिर ढकती हूँ, चूड़ी, बिंदी, बिछिया सब पहनती हूँ। इसीलिए मैंने अपने बाल भी नहीं कटवाए, क्योंकि साल में एक बार जाना होता ही है। मेरे दोनों बच्चे भी वहाँ जाकर एकदम देसी हो जाते हैं। तुम्हारा भाई, वह तो अब बड़ा हो गया होगा? हाँ, 28 का है, इंजीनियर है। पिछले साल हमने उसकी भी शादी कर दी। उन लोगों को भी पहले सब बता दिया, पर प्रॉपर्टी इतनी है कि उनसे मना करते नहीं बना। बहू अच्छी है? हाँ, दोनों यहाँ आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, पर मैंने कहा अभी रुक जाओ। दोनों बूढ़े हो चले हैं, पापा तो बहुत ही थक गए हैं। ऐसे में उनको अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। कल को कहने को हो जाएगा कि पेट जाया होता तो छोड़कर थोड़े ही जाता। पेट जाए क्या, छोड़कर जाते नहीं हैं। पर उन्हें कोई दोष नहीं देगा आंटी, पर यहाँ तो कहानी ही दूसरी है ना। बोलते बोलते उसकी नज़र कलाई घड़ी पर गई। ओ माय गॉड, कितना समय हो गया, पता ही नहीं चला। और जो कहने आई थी वह बात तो रही जा रही थी। इतनी लंबी कहानी के बाद भी कुछ शेष था। आंटी जी, उसने गला साफ करके कहा, मुझे और अमृता को देखकर आपको जिनकी याद आ गई थी, वे अगर कभी मिलें तो उनके सामने मेरा जिक्र मत करना। अब तक नाराज़ हो? नाराज़ थी, उनसे नफ़रत भी थी, पर जिस दिन पहली बार अमृता को गोद में लिया उस दिन सारी नाराज़गी, सारी नफ़रत ममता के ज्वार में बह गई। समझ गई कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी,
नहीं तो अपने कलेजे के टुकड़े को कोई यूं छोड़कर नहीं जाता। और मजबूरी क्या होगी हम आप समझ सकते हैं। अपने मम्मी पापा की नाराज़गी का डर है। उन बेचारों को क्या पता लगेगा, वे अपनी दुनिया में मस्त हैं। फिर वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आंटी, वे जो भी हैं, जहाँ भी हैं, सुखी रहें, यही चाहती हूँ। पहले मैं डरती थी कि मेरी जन्मदात्री पता नहीं किस कुलशील की होगी, पर जब आपकी सहेली हैं तो अच्छे घर की ही होंगी। आपकी ही तरह परिवार में आदर मान पाती होंगी। आपकी ही तरह अपने नाती पोतों में रची बसी होंगी। मेरे अस्तित्व की कल्पना मात्र से उनकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी, उनके जीवन में भूचाल आ जाएगा। और अगर इस बात की भनक भी किसी को लग गई तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। संतान के रूप में कोई सुख तो नहीं दे सकती मैं, कम से कम उनके दुख का कारण तो ना बनूं। बहुत समझदार हो बेटा। मैंने उठकर उसे गले से लगा लिया। वह रो पड़ी और रोती ही रही। मैंने उसे चुप कराने का प्रयास नहीं किया। जानती थी यह चिर संचित रुलाई है, बरसों से वह इसे छाती में दबाए बैठी है। और मुझे यह भी एहसास हो गया था कि वह जिससे लिपट कर रो रही है वह मैं नहीं हूँ, उसकी माँ है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।